नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। छत्तीसगढ़ में नेताओं पर हो रहे नक्सली हमले के बाद प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। विपक्ष में बैठी भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी दल कांग्रेस भी यह आलाप रहा है कि जजीरम कांड में हमने भी अपने नेताओं को खोया है। राजनीतिक दलों के भले ही एक दूसरे पर आरोप लगते रहें, लेकिन नक्सली एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये टारगेट किलिंग 4 प्रमुख पदाधिकारियों की पिछले 1 महीने में हुई है। आज जैसे भी पश्चिम आया वो उसमें राजनीति देखी। पदाधिकारियों की हत्याएं हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन को 22 बरस से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन नक्सलवाद के दंश से अब भी ये राज्य जूझ रहा है। कभी कांग्रेस नेताओं की हत्या कर दी जाती है, तो कभी भाजपा नेताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। ताजा मामला नारायणपुर का है, जिसे लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला कर रही है। नक्सलियों ने शुक्रवार को भाजपा नेता सागर साहू की गोली मारकर हत्या कर दी। कुछ दिन पहले ही बीजापुर के मंडल अध्यक्ष नीलकंठ कक्केम की कुल्हाड़ी से वार कर मौत की नींद सुला दिया गया। लगातार भाजपा नेताओं की हत्या से भाजपा आक्रोशित है। बीजेपी का कहना है कि नक्सली सिर्फ बीजेपी नेताओं को ही टारगेट कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में तीसरी हत्या बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की हुई है। कांग्रेस की सरकार नक्सलियों को रोकने में असफल रही है। कहीं न कहीं ये मिलीभगत है कि पिछले 1 महीने में भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रमुख पदाधिकारियों की हत्याएं हुई है, निर्मम हत्याएं हुई है। बुधराम करटाम जो हमारे बस्तर जिले के मंत्री थे, नीलकंठ कक्केम जो हमारे मंडल अध्यक्ष थे, श्री सागर साहू जो हमारे पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष रहे, श्री रामधर अलामी जो पूर्व सरपंच हैं, इन 4 प्रमुख पदाधिकारियों को लक्ष्य करके ये टारगेट किलिंग 4 प्रमुख पदाधिकारियों की पिछले 1 महीने में हुई है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। जहां सागर साहू की निर्मम हत्या हुई है और ये लगातार बस्तर में घटनाओं का दौर चल रहा है। 1 महीने में तीसरी हत्या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता की हो गई है। बीजेपी को ही टारगेट बनाया जा रहा है। इसके राजनीतिक कारण और राजनीतिक संदर्भ निकाले जा सकते हैं। कहीं न कहीं मिलीभगत। नारायणपुर की घटना पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि सर्वाधिक नक्सली घटना का शिकार कांग्रेस के नेता हुए हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और जब भी इस प्रकार की घटना होती है तो उसमें वे कहते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आज विपक्ष में आए, उसमें वे राजनीति देख रहे हैं। रमन सिंह जी 15 साल रहे और जब भी इस प्रकार की घटना होती तो उसमें वो कहते थे कि उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, और आज जैसे विपक्ष में आया वो उसमें राजनीति देखने लगे हैं। और नक्सली दंश यदि सबसे ज्यादा यदि किसी ने झेला, किसी पार्टी ने, तो कांग्रेस पार्टी ने झेला है। और रमन सिंह जी के शासन में ही सभी हुआ, जो हमारे जीरम में सारे प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नक्सलियों ने बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। पिछले 4 साल में नक्सलियों ने बीजेपी के 4 नेताओं की हत्या कर दी है। इसमें दंतेवाड़ा के विधायक भीमा मंडावी भी शामिल हैं। वहीं कांग्रेस ने भी झीरम हमले में अपने 27 नेताओं को खो दिया था। इस तरह नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ को अपने 31 नेताओं को खोना पड़ा। लेकिन चुनावी साल में इस तरह नेताओं की हत्या कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो इस गंभीर मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता अजय साहू जी, बीजेपी प्रवक्ता उमेश घोरमोडे जी और साथ ही सैन्य मनोवैज्ञानिक और नक्सल मामलों की जानकार डॉक्टर वर्णिका शर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। अजय जी, लगातार 4 घटनाएं हुई हैं। 1 महीने पहले बस्तर जिले में बीजेपी नेता बुधराम करतम की हत्या हो जाती है। फिर बारसूर थाना क्षेत्र के गाँव हितामेटा के पूर्व सरपंच रामधर आलमी की हत्या हो जाती, चाकू से गोदकर बुरी तरह मारा जाता है।
पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी जिम्मेदारी लेती है और कहती है कि बोधघाट परियोजना में पैसे खाने का आरोप था उन पर और साथ ही पुलिस की सरेंडर पॉलिसी में सहयोग कर रहे थे। ऐसे ही फिर बीजापुर में बीजेपी के जो उसूर मंडल अध्यक्ष हैं नीलकंठ कैम, उनकी हत्या होती है और इसके बाद जो है नारायणपुर में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष की। तो ये लगातार घटनाएं हो रही हैं और बीजेपी आप पर लगातार हमलावर हो रही है। सरकार के नुमाइंदे के रूप में आप क्या कहेंगे? देखिए अभय जी, घटनाएं तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन घटनाएं हो रही हैं, उस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो वो बार बार कहते थे कि नक्सल समस्या जो है उसका निदान सोचना चाहिए। उसके निदान के लिए उन्होंने केपीएस गिल को, सुपर कॉप को भी वो लेकर के आए थे, लेकिन उससे कुछ हो नहीं पाया। लेकिन राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। घटना निंदनीय है, कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आज ही डीजीपी को निर्देशित किया है कि आप बस्तर के जो नक्सल प्रभावित जिलों के एसपी हैं उनकी बैठक बुलाएं और जिलों को के एसपीओ को निर्देशित करें कि वो जिलों में सर्वदलीय बैठकें आहूत करें और नेताओं को ये कहें कि जब भी आप कहीं जाएं तो प्रशासन को, शासन को बता करके सुरक्षा ले करके जाएं। भीमा मंडावी के मामले में आपने जिक्र किया, तो भीमा मंडावी की भी जो जांच रिपोर्ट आई उसमें यही बात आई कि पुलिस के लोगों ने उन्हें उस रास्ते से जाने से रोका था, लेकिन वो नहीं माने और वो चले गए और वो घटना हो गई। घटनाएं नहीं होनी चाहिए, बहुत ही निंदनीय है। आज नक्सलवादी जो हैं वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर हैं। हमने बस्तर के अंदर नक्सलियों से 400 से अधिक गांवों को उनके कब्जे से मुक्त कराया है। नक्सली जो हैं वो अपनी अंतिम लड़ाई लड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। और ये अजय जी अभी आपने कहा कि नेताओं को ये निर्देशित किया जाता है कि वो जब भी जाएं तो सुरक्षा लेके जाएं, इसकी सूचना दें, जो सेंसिटिव इलाके हैं उनसे थोड़ा बच कर रहे हैं। लेकिन सागर साहू जी की हत्या के बारे में क्या कहेंगे? जो छोटे डोंगर थाने से 100 मीटर की दूरी पर अपने घर में एक आदमी टीवी देख रहा है, नक्सली घर में घुसकर गोली मार देते हैं। ऐसी घटनाओं के लिए आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर ऐसे जो टारगेटेड लोग हैं, जो लोग जैसा आपने बताया कि वो पुलिस की मदद कर रहे थे, सरेंडर पॉलिसी में मदद कर रहे थे, तो ये रामधर आलमी के बारे में मैंने कहा। जिले के जो पुलिस कप्तान हैं उनको ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि जो लोग वहां पर टारगेटेड हैं, जिनके ऊपर इस तरीके के हमले हो सकते हैं, ऐसे नेताओं को भी सुरक्षा दी जाए और नेताओं को जिनको ऐसा लगता है कि वो नक्सलियों के टारगेट में है, वो भी जाकर के पुलिस अधीक्षक से मिल करके बिल्कुल अपनी तरफ से भी साफ सुरक्षा की मांग लेना भी चाहिए। इस तरीके से किसी की भी जान को हम हल्के में नहीं लेते हैं और हमारी सरकार की मंशा है कि हम सारे लोगों को सुरक्षा प्रदान जी बिल्कुल। उमेश जी, मुख्यमंत्री खुद भी कहते हैं कि हम जैसे भीमा मंडावी की हत्या हुई तो उसकी जांच राज्य सरकार कर रही थी, बाकी मामलों में भी पूरी सुरक्षा देने की गारंटी भी है। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर लगता है कोई राजनीतिक साजिश है तो एनआईए से जांच करा लें, जांच का कोई विरोध नहीं, राज्य सरकार कहीं प्रतिवाद नहीं करती। पुरानी घटनाओं की अगर मैं आपसे बात करूं तो 2014-15 में जब आपकी खुद की सरकार थी, तब सुकमा बीजापुर जिले में अकेले इन 2 जिलों को मिलाकर 38 पंचायत पदाधिकारियों का अपहरण और हत्या हुई थी। और पिछले 4 दशकों की नक्सली हिंसा में जो सामान्य नागरिक जन मारे गए हैं 1500 से ज़्यादा सुरक्षा बलों के अतिरिक्त, उनमें कम से कम 100 जनप्रतिनिधि थे। तो नक्सलियों के निशाने पर लगातार जनप्रतिनिधि रहे हैं। फिर ये राजनीति क्यों कि कांग्रेस के शासनकाल में ही जनप्रतिनिधियों पर निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जनप्रतिनिधि लगातार नक्सलियों के टारगेट में रहे हैं और ये आज का विषय नहीं। बीते 15 वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य और उसके पहले से भी हम लगातार देखते आ रहे हैं और इसीलिए जब 15 वर्षों तक हमारी सरकार थी तो समय समय पर सुरक्षा को लेकर के रिव्यू और तमाम जो चाहे कांग्रेस के नेता हो, अन्य दलों के नेता हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, यहाँ तक कि स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरपंचों तक को हमारी सरकार के समय में जो सुरक्षा की आवश्यकता होती थी, 1-4 से लेकर के वाई से लेकर के एक्स तमाम स्तर के सुरक्षाओं को हमने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीतिक परिदेश भाव के देने का काम किया। लेकिन 2018 के बाद से अभी तमाम तरह के रिव्यू, मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया, डीजी को निर्देश भी मिले, तमाम तरह के विषय यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं कि भैया सर्वदलीय बैठक हो और तमाम तरह के निर्देश, दिशा निर्देश जारी किए जाएं। लेकिन 2018 में 19 में जिस वक्त इन्होंने सुरक्षा हमारे तमाम नेताओं की पूरे प्रदेश भर में कम की,
उस वक्त भी हमने डीजी को सूची सौंपी थी कि हमारे ये नेता हैं जो टारगेटेड हो सकते हैं, इनके ये बहुत संवेदनशील क्षेत्रों के अंदर में रहते हैं। ऐसे पूरे प्रदेश भर के नेताओं, उनमें से बहुत सारे लोगों की सुरक्षा कम की गई और बहुत सारे लोगों की सुरक्षाओं को वापस ले लिया गया। तो यह एक संवेदनशील विषय है और अगर इस विषय को उस वक्त गंभीरता से लिया जाता तो आज संभवतः इस प्रकार की स्थिति हो सकता है नहीं निर्मित होती। लेकिन उसके बाद भी मैं कहूंगा, यदि नक्सल की घटना कम हुई है, अजय साहू जी यहां पर कह रहे थे, यदि नक्सल की घटना कम हुई है तो आप किस आधार पर कह रहे हैं? जब नक्सली घर में घुस करके गोली मार रहे हैं, ग्रामीणों के सामने चाकू से गोद रहे हैं, उनके परिवार के सामने भाजपा के कार्यकर्ताओं, भाजपा के नेताओं की हत्या कर रहे हैं। और ये केवल भाजपा के नेताओं का विषय नहीं है। हम बीते 4 वर्षों से लगातार कह रहे हैं कि बस्तर के सुदूर क्षेत्रों के अंदर में नक्सल की घटनाएं बढ़ी हैं। नक्सली पंचायत लगा रहे हैं, ग्रामवासियों को टारगेट करके ग्राम के ग्राम में बैठ करके पंचायत लगा करके जनसभा लगा करके ग्रामीणों को सजा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार वहां पर गंभीरता नहीं दिखाती। उमेश जी, थोड़ा मतभेद मुझे दिखाई देता है। आप कह रहे हैं कि नक्सली घटनाएं बढ़ी हैं। गृह मंत्रालय 2022 में जो रिपोर्ट जारी करता है, नवंबर 2022 में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट कहती है कि पूरे देश में नक्सली हिंसा के मामलों में 55% कमी आई है। हालांकि इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र जरूर है कि नक्सली घटनाओं में जहां भी हो रही हैं 55% कमी के बाद, उनमें भी छत्तीसगढ़ टॉप पर है। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि 2021 में कुल 255 घटनाएं हुई, 101 मौतें हुई। उसके ठीक विपरीत आपके शासनकाल के जो पहला दौर, अगर मैं आधे हिस्से की बात करूं 2007 से 2013 के बीच में, तो हर रोज कम से कम 2 लोगों की हत्याएं नक्सली कर रहे थे। 5000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें 3000 सिविलियन थे और 1000 के आसपास सुरक्षाकर्मी थे। तो ये आंकड़े खुद कंट्राडिक्ट कर रहे हैं आपके दावों को कि नक्सली घटना बढ़ी है। मैं आपकी बातों से और ये जो आंकड़े आप यहाँ पर रख रहे हैं, मैं पूर्ण रूप से आपके दावों से और इन आंकड़ों से सहमत हूँ। अभी हाल ही में लोकसभा का रिपोर्ट आया, उसमें पूरे देश भर के अंदर नक्सली घटना में 77% की कमी आई है। लेकिन अगर मैं छत्तीसगढ़ को गंभीरता से देखूं, हमारे बीच में नक्सल मामलों की एक्सपर्ट भी मैडम बैठी हुई हैं, वो इसको और बेहतर तरीके से मैं समझता हूं कि और इसको बताएंगी। लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को हम देखें, आपने बीते 15 वर्षों का भी जिक्र किया, उस वक्त में जो सामूहिक घटनाएं थी और सरकार का भी जो स्टैंड था, वो आक्रामक मोड में सरकार नक्सलियों से लोहा ले रही थी और वर्तमान में सरकार की जो नीति है वही स्पष्ट नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो नक्सलियों की जो गतिविधि है यहाँ पर, वो ग्रामों के अंदर में सभा लगाना, पंचायत लगाना, नक्सलियों को डोमिनेट करना, इस प्रकार की ओर तो नहीं बढ़ रही है। इसको और बेहतर तरीके से पुलिस के आला अफसर और एक्सपर्ट यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन मेरी दृष्टि में अगर मैं देखूं छत्तीसगढ़ को, अगर झारखंड से ही तुलना करके देखूं तो झारखंड में छत्तीसगढ़ से ज्यादा जिले प्रभावित हैं। लेकिन अगर दोनों राज्यों की अगर हम तुलना करते हैं तो दोनों राज्यों की तुलना में भी कम जिले प्रभावित होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ के अंदर में जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं झारखंड की तुलना में ज्यादा निकल करके आ रही है। बिल्कुल मैं आपने वर्णिका जी का जिक्र किया, आपने वर्णिका जी का जिक्र किया तो वर्णिका जी से भी समझने की कोशिश करते हैं। वर्णिका जी, एक चीज हमने लगातार देखी, सलवा जुडुम 2008 में जब खत्म हुआ, उसके बाद नक्सलियों के निशाने पर सलवा जुडुम से जुड़े नेता रहे और पिछले कुछ समय के सारी जो घटनाएं हैं उनको अगर हम देखते हैं तो देखते हैं कि ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के जो सदस्य हैं वो नक्सलियों के निशाने पर रहते हैं, क्योंकि जनता के बीच में भी वही जाते हैं और नक्सलियों की जो गतिविधियां हैं उनका विरोध भी वही करते दिखाई देते हैं। लेकिन इसके पीछे जो साइकोलॉजी काम करती है कि जनप्रतिनिधियों को टारगेट करो, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे नक्सलियों की कोई क्लियर कट साइकोलॉजी है या शुद्ध रूप से वसूली का कार्यक्रम है ये? नहीं, जो आपने कहा कि कोई साइकोलॉजी है या वसूली का कार्यक्रम है, मैं कहूँगी दोनों हैं। दोनों का समेकित मतलब दोनों का जो कलेक्टिव रूप निकल के आएगा वो है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जब भी हम बात करते हैं कि इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, तो अभी से कुछ दिन पहले ही यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ था कि नक्सली डिजिटलाइज्ड हो रहे हैं लगातार। तो हमने ये बात कही थी कि उनका मॉडस ऑपरेंडी चेंज हुआ है, मतलब उनके वो कम नहीं हुए हैं, बढ़े हैं, घटे हैं। इन सब से ऊपर एक बात होती है कि उनके लड़ाई लड़ने के तरीके में अब परिवर्तन आ गया है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, उनका मॉडस ऑपरेंडी चेंज हो चुका है। तो उसमें ये जरूरी नहीं होता है कि वो उस क्षेत्र में टैक्टिकल ऑपरेशंस करके, यानी गन का ही ऑपरेशन करके या लड़ाई मुठभेड़ वाली लड़ाइयाँ दर्ज करा के ही वहां पे अपनी आमद दर्ज कराएं, बल्कि वहां पे वो ब्रेनेटिक वॉर करके, यानी कि दिमाग के जरिए लड़ाई करके भी अपनी अंदरूनी पाइपलाइन को लगातार मजबूत कर रहे होते हैं। जो लोगों के प्रतिनिधि हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, जो उनको लीड करते हैं,
उनको Exactly. टारगेट करके कहीं ना कहीं वो दहशत का अपना जो सिलसिला है वो जारी रखना जी, चाहते बिल्कुल अभय जी, हैं। targeted- अजय जी, एक जो बड़ा गंभीर आरोप है कि नक्सलियों के इस युद्ध में, नक्सलियों के खिलाफ इस लड़ाई में बीजेपी नेताओं की सुरक्षा कम की गई है, ये आरोप आप पर सीधे सीधे लगाया जा रहा है, आप इसके जवाब में क्या कहेंगे? देखिए अभय जी, ये पूरी तरीके से राजनीतिक बयान है। और इससे पहले मैं अरुण साहू जी को सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के 4 नेताओं की हत्या हुई, उन्होंने लोकसभा में इस मामले को उठाया और मैं निवेदन करूंगा कि इसमें एनआईए जांच भी वो करा ले, क्योंकि राज्य सरकार अगर जांच कराएगी तो उस जांच पे ना भारतीय जनता पार्टी को भरोसा होगा और ना ही अरुण साहू जी को होगा। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि इससे पहले जो घटनाएं घटी, कितने लोगों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने लोकसभा में या राज्यसभा में इस मुद्दों को उठाया, आज तक एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह, इन्होंने आरोप लगाया कि हमने इनके नेताओं की सुरक्षा कम की। केदार कश्यप चुनाव हार चुके हैं, महेश गागड़ा जी चुनाव हार चुके हैं, डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इन लोगों की सुरक्षा का अगर हम रिव्यू करें तो डॉक्टर रमन सिंह के पास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से अधिक सुरक्षा है, महेश गागड़ा के पास बाकी मंत्रियों से अधिक सुरक्षा है, केदार कश्यप के पास भी सुरक्षा की वही स्थिति है। हमने एक भी नेता की सुरक्षा कम नहीं की और हमने तो बड़ा दिल दिखाते हुए ये कहा है कि आप जिले के एसपी से मिलिए और सुरक्षा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप टारगेटेड हैं, आपके ऊपर हमला हो सकता है, आप नक्सल विरोधी गतिविधियों में आप सरकार को मदद कर रहे हैं या नक्सल विरोधी गतिविधियों में आप संलिप्त हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सुरक्षा दी जाएगी। इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। इस तरीके की राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ताजा उदाहरण मैं हूं, जब इनकी सरकार थी तो आपको याद होगा भूपेश बघेल जी के क्षेत्र से, पाटन से आसाराम जी के गवाहों को जो मारा करता था शूटर, वो गिरफ्तार हुआ था और मैं उनके साथ हमेशा रहा करता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी सुरक्षा ले लो, तुम भी जोगी के खिलाफ बहुत बोलते हो, जिस तरीके से झीरम हुआ है वैसे तुम्हारे ऊपर भी हमले हो सकते हैं। मैंने डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में आवेदन दिया था, आज दिनांक तक 2018 तक मुझे सुरक्षा नहीं मिली। खैर, अब तो इस प्रदेश के अंदर हमारी सरकार है और हमारी सरकार में मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है, जबकि 3.25 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, तो हम सुरक्षा के मोहताज नहीं है। लेकिन ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, उदाहरण के साथ इसलिए बता रहा हूं कि हमारी मंशा इस तरीके की चीजों में राजनीति करने की नहीं होती। इस प्रदेश के अंदर मुद्दा विहीन हो चुकी भारतीय जनता पार्टी को लाशों के ऊपर राजनीति करना रास आ रहा है, उनको ही ये काम करने देते हैं। हमारा काम है नक्सलियों से बस्तर को मुक्त कराना। और अभय जी, बहुत गर्व के साथ मैं बात कहता हूं कि हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमारे जो हमने जो रोड मैप तैयार किया है वो ये है कि आपने देखा होगा बस्तर में जो लोग हैं, बस्तर का जो आदिवासी है वो ग्राउंड लेवल की लड़ाई लड़ता है। बड़े नेता जो हैं वो या तो आंध्र प्रदेश के हैं या दूसरे प्रदेशों से बैठ करके वो लोग उसको रिमोट कंट्रोल की तरह चलाते हैं। लेकिन 2018 के बाद हमने इस रणनीति पे काम करना शुरू किया। बस्तर के आम आदिवासी की जेब में पैसा कैसे जाए, उसको वनोपज का पैसा मिले, उसके बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पर आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं हो रही है, नई भर्तियां नहीं हो रही है और इसीलिए वो लोग, जैसा इन्होंने कहा कि वो ब्रेन गेम्स खेल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके ब्रेन गेम्स के भी तोड़ हम निकालेंगे और निश्चित तौर पर भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री रहते हुए ही इस समस्या का क्या समाधान निकलता है, हर आदमी को उम्मीद तो होनी ही चाहिए। उमेश जी, सीधे सीधे ऐसा जो आरोप है वो आपके ऊपर भी आ रहा है कि ये कोई मतलब अलग से कोई आइसोलेटेड ऐसी घटना नहीं है जिस पर कि इतने बड़े बयान दिए जाएं, और लोकसभा में अगर मुद्दे को उठाया जाता है तो ये मुद्दे पहले क्यों नहीं उठे। सीधे सीधे ये आरोप कि ये चुनावी फायदे के लिए आप इस मुद्दे को जोड़कर देख रहे हैं। अलग अलग स्टैंड अलोन घटनाएं हैं अलग अलग जगहों की, लेकिन आप चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस पर्टिकुलर मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कौन कर रहा है, मुझको तो बड़ा आश्चर्य होता है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय भूपेश बघेल जी, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है छत्तीसगढ़ के एक एक नागरिक की सुरक्षा की, और इस प्रकार की कहीं कोई घटना होती है तो सबसे पहले उस घटना का संज्ञान लेने की और उसमें जांच करा करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की पहले यदि किसकी जिम्मेदारी बनती है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री की बनती है। लेकिन मुझको बड़ा दुख होता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर इससे कन्नी काटते हैं और एनआईए जांच करा लेने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहते हैं।
मुख्यमंत्री जी एनआईए जांच कराने की बात तो कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं कि भैया आप ही जांच करा लीजिए। मुख्यमंत्री जी पहले बता दें कि आप एनआईए की जांच को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि आप तो भरोसा करते नहीं है। एनआईए की जांच के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, सीबीआई को आपने प्रतिबंधित कराकर रखा है, आप केंद्रीय एजेंसी के ऊपर भरोसा करते नहीं है। जब वो एजेंसी आकर के छत्तीसगढ़ में अगर मान लो जांच करेगी तो आप उस पर भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे, भविष्य में उस पर आप राजनीति करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आप पहले स्पष्ट कर दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, इस प्रदेश की जनता ने आपको चुना है साहब, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करिए। आपकी महती जिम्मेदारी इस प्रदेश की जनता के प्रति बनती है, लेकिन आप उससे भाग रहे हैं और केवल राजनीति करने का प्रयास यहां पर कर रहे हैं। अभी अजय जी ने कहा सुरक्षा के विषय को लेकर के, सुरक्षा के विषय में तो ऐसा है साहब कि पूरे प्रदेश भर को लेकर के हमने कई बार 2019 में जब रिव्यू हुआ, तमाम तरह की स्थितियां निर्मित हुई, हमने कई बार अवगत कराया, कई बार आग्रह किया। अगर मैं राजधानी का ये उदाहरण दे दूं, पूर्व मंत्री हैं, 3 बार के मंत्री हैं राजेश मूणत जी, उनके पास एक गार्ड भी नहीं है, एक भी सुरक्षा नहीं, उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है। और अगर मैं बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्र का भी अगर एक उदाहरण दूं तो एक हमारे स्थानीय नेता है लव कुमार रायडू, उनके भाई की हत्या हुई थी 2016 में। उस वक्त हमने स्थानीय स्तर पर उनको 1-4 का गार्ड दिया था। 2022 तक वो रहती है सुरक्षा, लेकिन 2022 में जब उनकी सुरक्षा हटा लेती है तो उस संबंधित व्यक्ति को उच्च न्यायालय की शरण लेना पड़ता है अपनी सुरक्षा के लिए। और अजय जी यहाँ पर कह रहे हैं कि सुरक्षा में हम कहीं कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। जब जाकर के आपको न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है, आपने चूंकि आरोप लगाया है सत्ता पर, अजय जी जवाब दीजिए। गांधी फैमिली की सुरक्षा आपने हटाई है, एसपीजी प्रोटेक्टी थे, किसने हटाई, किसकी सरकार ने हटाई? क्या उनको थ्रेट नहीं है? भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में एंटर करती है और केंद्रीय मंत्री का बयान आता है कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते। युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता सुरक्षा देने का काम करते हैं। ये अगर राजनीति करना हो तो बहुत सारे विषय हैं। चलिए एक बार ले लेते हैं ना जवाब। आप कह रहे हैं जब आप सवाल उठाया आपने, एक बार उमेश जी से भी जवाब ले लेते हैं। उमेश जी, ये लोग बार बार कांग्रेस के तमाम नेता, यहां से लेकर के केंद्र तक के तमाम नेता आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी की सुरक्षा हटा ली गई है। ये जो हटा ली गई है शब्द है, ये महत्वपूर्ण है। कहां हटाई गई है, आप इस बात को प्रमाणित करिए। उनकी सुरक्षा हटाई नहीं गई है, सुरक्षा में परिवर्तन किया गया है। और यदि Z+ की सुरक्षा दी गई है तो इसमें कहां कोई दिक्कत है? डॉक्टर रमन सिंह जी को Z+ से Z में दी गई तो हमने कभी कोई सवाल उठाया क्या? कभी सवाल नहीं उठाया। सुरक्षा में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जिस विषय का डॉक्टर रमन सिंह एनएसजी प्रोटेक्टी जिक्र कर रहा हूं मैं, एनएसजी प्रोटेक्टी मुख्यमंत्री नहीं है छत्तीसगढ़ में, जिक्र कर रहा ये हूं आप देखिए। राजनीति करने में आपको आनंद आ रहा होगा लाशों पर। हटाई है, उसके भाई की हत्या हुई 16 साल में, उसको उच्च न्यायालय जाना पड़ रहा है। आपने सुरक्षा हटाई है। सुरक्षा हटाने और सुरक्षा परिवर्तन करने में अंतर होता है। और जब नक्सल क्षेत्र के अंदर में भाजपा के नेताओं को टारगेट करके घर में घुस करके मारा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, उनको चाकू से गोदा जा रहा है, घर में घुस करके गोली मारी जा रही है, और आप नहीं सकते एनआईए के ऊपर अपनी जिम्मेदारी से बच करके एनआईए का हवाला देकर के आप बच नहीं सकते? क्या इस राज्य के अंदर में कांग्रेस की सरकार है? क्या कांग्रेस के नेताओं की मुख्यमंत्री लेकिन उमेश जी, राज्य सरकार क्या आपको लगता है बच रही है? अजय जी, क्या आपको लगता है राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रही है? लेकिन क्या राज्य सरकार की जांच को भारतीय जनता पार्टी मानेगी? इनको जहां संतुष्टि हो, इन्होंने तो सीधा ये आरोप लगाया है कि टारगेटेड किलिंग है, लाशों पे राजनीति करना आपको रास आ सकता है, हमको नहीं, हमने अपनों को खोया है। मैं झीरम की घटना का तो जिक्र भी नहीं कर रहा हूं। कवासी लखमा के परिवार में हत्याएं हुई हैं, महेंद्र कर्मा के परिवार में कई हत्याएं हुई हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे नेता हैं बस्तर के, परस्पर बड़ा अविश्वास का माहौल है, परस्पर अविश्वास का माहौल है, एक दूसरे की जांच पर भरोसा नहीं। लाशों पे राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। आप तो सुपर बॉम्ब लेके आए थे, आप तो केपीएस बिल को लेकर के आए थे और उनको कहते हो वेतन लो मौज करो, प्रदेश की जनता देख रही है। झीरम का न्याय कब होगा? नक्सलियों के साथ न्याय कब होगा? फोटो वायरल होती है आपके रेस्ट हाउस में, नेताओं के गेस्ट हाउस में आकर नक्सली रुकते हैं, इलाज कराते हैं। इस तरीके की बातें, इस तरीके की चीजें आपके शासनकाल में लगातार चलते रहती है। झीरम का ही उदाहरण ले चलिए इस चर्चा के बीच में एक टिप्पणी वर्णिका जी से ले लेते हैं। वर्णिका जी, पिछले कुछ समय से लगातार सरकार के दावे हैं कि नक्सलिज्म कमजोर हुआ है, कुछ घटनाओं में कमी दिखती भी है, गृह मंत्रालय के आंकड़े उसकी पुष्टि भी करते हैं। लेकिन 3 साल पहले आपको याद होगा, कांग्रेस की ही सरकार थी उस समय भी, 3 साल पहले ये एक रिपोर्ट आई थी कि जो नक्सली जो TCOC चला रहे हैं उसमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स की भर्ती कर रहे हैं। लगभग 1500 स्टूडेंट को भर्ती कर चुके हैं और इस संख्या को बढ़ाकर वो 2000 करना चाहते हैं, जिनको वो ना केवल हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन नेटवर्क के रूप में यूज कर रहे हैं और सप्लाई लाइन के रूप में यूज कर रहे हैं।
ये जो स्थिति है, क्या आपको लगता है कि छोटा सा, जिसको कहते हैं ना लल बिफोर द स्टॉर्म, वो धीरे धीरे कहीं अपनी शक्ति मजबूत तो नहीं करते जा रहे? जी बिल्कुल, मैंने अभी कहा था कि वो अपनी इंटरनल पाइपलाइन को लगातार स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब उनको रोबोट्स से ज़्यादा जो उनका लड़ाई लड़ने का तरीका चेंज हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूटिव्स की ज़रूरत हो रही है। और इन एग्जीक्यूटिव्स का सबसे बेटर वर्क कौन कर सकता है? वो बच्चे, वो युवा वर्ग जो 11वीं 12वीं को ड्रॉप आउट होके बैठे हुए हैं, वो युवा वर्ग जो बेरोजगार बैठे हुए हैं। ऐसे युवा वर्ग को वो अपने साथ ले रहे हैं और एक के बदले वो एक के आगे चैनल प्रोसेस को बढ़ाते हुए कई बच्चों को नीचे के ट्रेंड कर रहे हैं और अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, इस बीच में जो उनके स्टूडेंट्स विंग को लीड कर रहा था, वर्गीस नाम का एक लीडर था उनका, वो मारा गया था। और उसके बाद से एक दिशाहीनता वहां थी, एक छटपटाहट ये भी थी कि इस पूरे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको वो धीरे धीरे टैक्टिकली ट्रेन कर रहे हैं, उसको लीड करने के लिए भी किसी को लाएं। तो क्या आपको लगता है कि अभी जो ये चुप्पी दिख रही है, इसके पीछे वो फ्यूचर जनरेशन तैयार करने की कोशिश जारी रखे हुए? बिल्कुल, उनका एक नया स्ट्रेटजी है। जब भी उन्होंने टीसीओसी टैक्टिकल काउंटर ऑपरेशन कैंपेन जारी किया है, तो अब आप देख सकते हैं कि वो अपने आप को डिजिटली इक्विप्ड कर रहे हैं। और डेफिनेटली जब वो अपने आप को डिजिटली इक्विप्ड कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको स्टूडेंट्स के जो टेक्निकल लिटरेसी जिनके बीच में ज्यादा है, ऐसे एक्टिव स्टूडेंट्स की जरूरत है बनिस्पत पपेट्स। बिल्कुल, यानी ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार और सुरक्षा एजेंसियों दोनों को चौकस होने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ तो जो है वो यूथ को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ डिजिटली भी और टेक्नोलॉजी से भी अपने को अपग्रेड कर रहे हैं। तो तमाम तरह के पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोपों के बीच जो नक्सलिज्म है, उससे निपटने की चुनौती अब भी कोई कम नहीं हुई है, भले ही उनकी ताकत थोड़ी कम होती दिखती है। बहरहाल आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिबेट सेंट्रल में आज हम चर्चा कर रहे थे एक लगातार एक के बाद एक 4 जनप्रतिनिधियों की हत्या की, जिसे कि बीजेपी सीधे सीधे जो है चुन चुन कर टारगेटेड किलिंग का नाम दे रहे हैं, और इसे लेकर सियासी उथल पुथल भी शुरू हो गई, सियासी गहमा गहमी भी शुरू हो गई, और अब तो ये मामला लोकसभा में भी गूंजा है। आगे ये क्या रूप लेता है देखना होगा, और इसमें किस तरह की घटनाक्रम आगे बढ़ते हैं और किस तरह से ये सियासी रंग लेता है, ये एक देखने लायक बात होगी। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये टारगेट किलिंग 4 प्रमुख पदाधिकारियों की पिछले 1 महीने में हुई है। आज जैसे भी